देखिए कक्षा 10 की क्लास में हम पढ़ा रहे थे आपको अनुसार 2019 का पहला सेट। इसके किस सवाल तक हो गए थे? नहीं पता। इसके सवाल नंबर 4 के सभी भाग हो गए थे। आज की क्लास में 5वें सवाल से पढ़ाया जाएगा। देखिए 5वां सवाल क्या है। 5वें सवाल में भी कह रहा है सभी खंड कीजिए। 5वें का नंबर कह रहा है यदि बिंदु कैपिटल ए एक्स कामा वाई कामा कैपिटल बी -5, 7 और सी -4, 5 संरेख हो तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। नहीं आएगा क्या? अभी आप हैं हाई स्कूल में, तो संरेख सिद्ध करने की 1 या 2 विधियां जानेंगे। फर्स्ट ईयर में जाएंगे 3 विधियों द्वारा संरेख सिद्ध कर देंगे हम। इंटर में यदि आप जाएंगे तो आपको 5 विधियों द्वारा संरेख सिद्ध करना बताया जाएगा। तो इंटर में जाने के बाद उन 5 विधियों में किसी विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन जैसे कह देगा सदिश विधि से कीजिए तो वहां पर करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आप हाई स्कूल में संरेख कब होता है? यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो बिंदु संरेख होते हैं। तो बिंदु संरेख होते हैं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो सीखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। तो संरेख होने के लिए जब होता है तो 1/2 नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखते हैं। लिख दें, वास्तविक स्थिति यही है कि लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखते हैं तब भी क्यों सही होता है? क्योंकि 1/2 इधर बताओ काहे में? गुणा में। उधर जाएगा भाग में। जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 × 2/1। तो क्या आ जाएगा? 0। यानी 1/2 नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं संरेख होने के लिए बहुत बार। लेकिन आप अगर लिख देते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूल यही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु संरेख होते हैं। अब देखिए आप क्या करते हैं, सूत्र को याद करते हैं, 9 से पढ़ते आए हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। देखिए अब नहीं भूलेंगे शायद, देख लेते हैं एक बार। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1/2 लिख देना है, यक्स लिखना है, कोष्ठ के बाहर तीनों बार यक्स लिखना है, कोष्ठ के अंदर y - y लिखना है। क्या लिखना है? यक्स y - y, यक्स y - y। इतना तो लिख ही सकते हो। 1/2 कोष्ठ के बाहर तीनों बार क्या रखना है? यक्स, कोष्ठ के अंदर y - y। चक्रीय क्रम देखिए, जैसे जैसे तीर घूमे वैसे रखते जाओ। 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3। 1 से हो चुका है, अब 2 से चलेंगे। तो तीर 2 के बाद कहाँ घूमा है? 3 को कि 1 को? 3 को। तो 2 फिर 3 फिर 1, 2 3 1। अब 1 से हो चुका, 2 से 3 से। 3 के बाद तीर की तरफ घूमा है, 1 की तरफ की 2 की तरफ? 1 की तरफ। तो 3 1 2। अब भी भूल जाओ तो बड़े मूर्ख बच्चे हो। अभी भूल जाओ तो बहुत मूर्ख हो जाता। अब याद रहेगा। देखिए चूंकि तीनों बिंदु कैसे संरेख, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, क्या लिखते हैं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु संरेख दिया है इसने। 1/2 सूत्र लिख दीजिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
बराबर जीरो। जीरो। हमने कहा इसको लिखें या न लिखें, कब क्षेत्रफल निकालने में लिखना पड़ेगा। संरेख में लिखें या ना लिखे, न लिखें तब भी क्यों काम चलेगा जीरो है, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा। नहीं, चलिए तो उधर ले जाए जीरो हो जाएगा, तो मान रख दे x1 का मान। ये देखो भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो x1 का मान y2 का मान 7 माइनस y3 का मान 5 प्लस x2 का मान -5 y3 का मान 5 माइनस y1 का मान y प्लस x3 का मान -4 4 y1 का मान y माइनस y2 का मान 7 बराबर जीरो। ये दो कहाँ ले गए तुम्हें पता होगा, नहीं पता है क्या? पता हैं? है। इसमें करिए पहले x बोलते कितना बचा, इसका -5 गुणा करो, इसमें -25 माइनस प्लस के 5y, फिर माइनस का 4y माइनस प्लस 7 चौक 28 बराबर जीरो। देखिए 2x और 5y माइनस 4y y माइनस का 25 प्लस का 28 प्लस का 3 बराबर 0। तो 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0 या 2x प्लस y बराबर -3। देखिए कह रहा था x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। पांचवें का ये था आपका, पांचवें का पहला नंबर, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से y बराबर निकाल दिया, इसमें y बराबर, ये प्लस में थका में जाएगा, y बराबर निकाल दें, ये x बराबर निकाल सकते थे। x बराबर क्या आ जाता, -y -3/2। अरे 2x बराबर -y -3, नहीं बात समझ में आई क्या? ये था आपका पांचवें का नंबर सवाल। खा नंबर देखते हैं। ख नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। पांचवें का ख नंबर में सिद्ध करा रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 + 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या करा रहा है सिद्ध? देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 1 + 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 - tan थीटा को लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा बटे 1 - cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। इसके बटे 1 तो इसके बटे 1 + cos थीटा। क्या करेंगे हम, cos थीटा माइनस sin थीटा बटे क्या एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्या हो गया, 1 + ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। बाहर का गुणा होगा अंदर कर, ऊपर क्या पहुंचेगा sin थीटा, बाहर गुणा होगा sin थीटा कहाँ जाएगा ऊपर बच्चे
क्या हो जाएगा, कास थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा। शायद तुम्हें अब समझ में आ गया हो कि माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि लिखा था कास थीटा माइनस साइन थीटा और ये लिखा है साइन थीटा माइनस कास थीटा, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए 1 प्लस क्या बचा, माइनस का साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है सर, नहीं समझ में आया है? ना आया हो तो फिर से बता दें, कम आया है क्या? देखिए आपने ऐसा किया और हमने भी तुम्हें ऐसा ही बताया है, लेकिन इस सवाल को हम बड़े कई तरीकों से कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, हम कितने भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन कर किसी सवाल को तब सकते हैं जब हमें सूत्र अधिक से अधिक आते हों। सूत्र इस सवाल को हम 2 लाइन में भी खत्म कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाउंस हो जाता। देखिए जब आप पूरे सूत्र अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको अपने आप दिखाई पड़ने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। सूत्र आप नहीं तैयार करेंगे, और खासकर जो त्रिकोणमिति ऐसी चीज मानी जाती है गणित की कि आती है समझ में फिर बहुत जल्दी चली जाती है। तो इसमें मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं इस त्रिकोणमिति के, सवाल की तो बात छोड़े, जितने भी सूत्र के भी वीडियो बनाए हैं उसमें भी मैंने रटने की कोई विधि नहीं बताई है। उसको भी मैंने ऐसे समझाया है कि सूत्र का भी वीडियो अगर यदि आप एक बार देखते हैं तो सूत्र भूलेंगे नहीं, और उतने सूत्र नहीं कि केवल जिससे हाई स्कूल में काम चले। जब तुम्हें पूरे सूत्र आते होंगे, जब त्रिकोणमिति का एक सवाल कई तरीकों से तोड़ मरोड़ सकते हैं आप। कैसे? चारी से तोड़ दे। देखिए इसी को हम हल करते, 2 लाइन में खत्म कर देते, फिर तुम्हें पलटी हो जाती ना हो जाती। इसलिए हमने पूरा विस्तार रूप में लगा दिया इसको। देखिए दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं हम, 2 लाइन में देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। लेकिन हमने आपको इस वजह से ऐसा पकड़ाया है, क्यों? बिल्कुल विस्तार रूप में हमने हल कर दिया था उसको, इसलिए ऐसा हमने कर दिया था। क्यों बताओ? सांप को जब पकड़ना होता है, पहली बात तो तुम पकड़ नहीं पाओगे सांप को। पकड़ोगे तो कहाँ से पकड़ोगे? पूंछ से कि मुंह से? मुंह से पकड़ ले आओ। मुंह से सांप को वही पकड़ता है। कौन? तो पकड़ते सपेरा जो सांप पकड़ने वाला होता है, वो कभी पूंछ से कहाँ से पकड़ेगा? सीधे मुंह से पकड़ के दाब दे तो हमको हालेन पे इसे लटका दे। अब तुम पकड़ियो तो पूंछ से पकड़ियो, कहे के मारे तुमका जब कुछ तमीजे नहीं है तो यार पूछे छू सका तो तुम्हारी मत न पदी के होके खाना में हाथ जा रहा हो। खाना में हाथ तो वहीं दे दियो जब सूत्र आवत हुई पूरे देखो भाई तल लो। इससे हमने tan थीटा कॉमन ले लिया ऊपर से। क्या किया? जिससे कॉमन लेते हैं उससे भाग दिया जाता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए 1/tan थीटा और माइनस tan थीटा बटे tan थीटा का बटे 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस tan थीटा और 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा माइनस इससे कट जाएगा बटे 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस cot थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आए हो जाएगा। और इससे ये निपट गया। 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? समझ में आया कुछ? हम ऊपर वाले को कुछ ना करते, नीचे से तोड़ देते, तब इतने लाइन में लग जाता। देखिए इसको समझ लीजिए मैंने क्या किया है। ऊपर से tan थीटा कॉमन लिया है, जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं? देखिए tan थीटा कॉमन ले लिया, लेकिन स्क्वायर है तो इसको अंदर रखेंगे, तो tan थीटा इसमें भाग दिया 1/tan थीटा माइनस tan थीटा बटे tan थीटा हो गया बटे 1 माइनस cot थीटा। अब देखिए 1/tan थीटा क्या हुआ था? cot थीटा और माइनस 1 आया था। इसके बाद जब हमने माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया है तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो गया है। ये हो गया 1 माइनस cot थीटा। पहले आया क्या था? cot थीटा माइनस 1। जब माइनस कॉमन लिया तो हो गया 1 माइनस cot थीटा।
तो इससे ये कट गया है, तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 6 स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ दिया इति सिद्धम। चाहते तो हम नीचे से का थीटा कॉमन ले लेते, ऊपर वाले को न बदलते, तब भी आ जाता। मैंने बताया कि ये त्रिकोणमिति है, एक सवाल बहुत विधियों से लगेगा, लेकिन आप कितनी विधियों का उपयोग कर पाते हैं, इतना आप ज्यादा से ज्यादा सूत्र तुम्हें याद है। ये था आपका 5वें का ख नंबर। 5वें का गा है और घा है, तो पहले घा बता देते हैं हम, तुम्हें गा बाद में बताएंगे। घा के बाद गा, क्योंकि वही बोर्ड में लगा, फिर छूटा रहेगा, जिससे तुम छाप सको आसानी से। नहीं तो हम साफ कर दे, तुम छापे पे ही हो, तो फिर तुमको ना नहीं आ रहा जी ना जी। घा नंबर देख लो, चूंकि गा नंबर में प्रमेय है एक। घा नंबर में कह रहा है यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है ये इसने नहीं दिया हुआ है, आप स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें, चाहे लघु विधि का प्रयोग करें, चाहे पग विचलन विधि का प्रयोग करें, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और तुम किस विधि का प्रयोग करोगे हम जानते हैं, कौन विधि का प्रयोग करिए। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हो, नहीं कर सकते। वर्गांतर दिया है बेटा, और बारंबारता दी है, दो चीजें दी है, और एक चीज दे रखी है सबसे पहले सवाल में। पढ़ा तो अभी तुमने क्या सुना, इसका समांतर माध्य दिया है। क्या दिया है? समांतर माध्य इसका दे दिया है, कितना? 25। तो फिर उसने कहा है कि यक्ष का मान ज्ञात करना है। वर्गांतर में 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। बारंबारता में है 3, बारंबारता का मतलब या। फिर है यक्ष, फिर का है 6, फिर 10, और फिर 5। जान गए होगे अगला कॉलम का बनाया जाए। हाँ सही, बहुत सही, धन्यवाद तुम्हारा। संचयी बारंबारता का बनाएंगे अगला कॉलम ये। तुम तो विधवा आई हो, मूंग विधवा के हो। संचयी बारंबारता किसमें होता है? माध्यिका ज्ञात करने में। इसमें संचयी बारंबारता होती है क्या? है समांतर माध्य दिया है, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मध्य बिंदु, जिसे यक्ष कहते हैं, स्मॉल यक्ष से। लेकिन भाई साहब इसमें स्मॉल यक्ष से नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है स्मॉल यक्ष, तो इसको और कुछ कह दें, जैसे कि कैपिटल यक्ष। क्या कहते हैं? कैपिटल यक्ष। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़िए, 2 से भाग 2 कितना आएगा? 5। फिर बताओ 10, 20, 30 भाग दो, फिर 25, फिर 35, और फिर 45। जोड़ लो चाहे 40, 50 कितना हुआ? 90, और 2 से भाग दो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अगला कॉलम कहेगा होगा, बड़ा बनाना पड़ेगा इसको भाई साहब। अगला कॉलम होगा यफ इंटू यक्स। भाई लिखन नहीं दो, हम लगा के ना मिटा दो, क्योंकि गुणा का चिन्ह भी ऐसे बनता है, और ये भी ऐसे था। यफ का मान 3, यक्स का मान 5, 5 3 15। यफ का मान यक्स, और यक्स का मान 15 यक्स। फिर 6 गुणते 25, 25 6 का वो देखिए इसे एक ही दिन में 10 गुणते 35, 350। फिर 5 गुणते 45,
पचम 25 हासिल 2 5 चौको 20 2 22 समेशन एफ यक्स यक्स बराबर और समेशन एफ बराबर, चलो जोड़ा जाए भाई, जोड़िए इसको 150 और 15 कितना हुआ 7 165 है 165 और 225 शाम तक जोड़ने से अच्छा है कि हम सीधे रख के जोड़िए ध्यान 350 225 और 165 ये अलग रखेंगे क्योंकि सजातीय व्यंजक जुड़ते हैं और ये है विजातीय कई सही विजातीय। यानी इसमें यक्स है और किसी में यक्स है नहीं, तो जोड़ दो 5 5 10 6 2 8 8 5 13 उकार आया हासिल 1 14 हो गया हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7 तो ये आ गया बेटा कितना 740 धन 15 ये रह गया है ना 15 यक्स। इधर देखिए समेशन अब कितना आ गया बेटा 16 और 5 16 5 21 और 3 24 और प्लस यक्स ये अलग से जुड़ेगा। अब समांतर माध्य दे रखा है देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होगा समांतर माध्य बराबर होता है समेशन यफ यक्स बटे समेशन यफ। समांतर माध्य यानी कि यक्स बार समेशन यफ यक्स सीधे रख दें। समांतर माध्य कितना दिया था 25 का 24 समेशन एफ एक्स का मान कितना आया 740 और प्लस 15 एक्स बटे 24 और प्लस यक्स त्रिज्या का गुणा होगा तिरछा गुणा होगा। तो देखिए 25 और कोष्ठ में कितना है 24 प्लस यक्स में गुणा होगा 25 का बराबर 740 प्लस 15 एक्स बोले ना भैया वो 25 गुणते 24 प्लस 25 एक्स बराबर 740 प्लस 15 एक्स 25 चौको 100 हासिल 10 25 दून 50 10 बोलियो 60 प्लस 25 एक्स बराबर 740 प्लस 15 एक्स। देखिए इधर 25 एक्स माइनस 15 एक्स बराबर 740 माइनस 600 तो कितना बचा 10 एक्स बराबर 140 तो यक्स बराबर 140 बटे 10 यक्स बराबर कितना आ गया 14। देखिए अनुसार है किसी पर 14 आंसर आ रहा है कि नहीं देखिए आ रहा है। चलिए ये था आपका कौन सा नंबर हाँ नंबर। अब देखते हैं कौन सा नंबर छूट गया है गा नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्या सिद्ध करना है गा नंबर में 10वें चैप्टर यानी व्रत की पहली प्रमेय है। ये दो ही प्रमेय है दूसरी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय थी पहली कम थी लेकिन अब आ गई है भाई कम हो चाहे तो करना तो पड़ेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश था जो वही सिद्ध करना है। ग नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय का उपयोग बहुत जगह करते आए थे और बताया भी था लेकिन अब याद चली गई याददाश्त में। एक ये वृत्त है कि नहीं है कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा देखिए अगर हम खींचते हैं यहाँ पर बेटा कौन सी स्पर्श रेखा वो केंद्र वाला ये वृत्त था बड़ा वृत्त बना लेना इस पर हमने खींच दी ए बी स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है जिस बिंदु पर उसे पी लिख दिया ओ से पी को मिला दिया। सिद्ध ये करना है बेटा कि ओपी लंब है ए बी पर ओपी लंब है ए बी पर ये सिद्ध करना है। यानी हम कहें कि ये सिद्ध करना है चाहे कह दें कि ओपी लंब है ए बी पर चाहे कह दें सिद्ध करना है कोण ओपी बी बराबर कोण ओपी ए बराबर 90 बात एक ही है
बात एक ही है। सबसे पहले प्रमेय है, क्या हेडिंग डाली जाएगी? दिया है। क्या हेडिंग डाली जाएगी? दिया। दिया है। तो लिखते जाते हैं हमने, जब तक तुम भूल जाओगे। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी ए बी एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी ए बी एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श दिया है। मैं लिखना है ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है जिसकी ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर P पर स्पर्श कर रही है। ठीक। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बात एक है, चाहिए लिख दो। चाहिए तो ओपी लंब ए बी पर। इस रचना को करने इस प्रमेय को करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी। एक बिंदु लिया इस ए बी रेखा पर, कहीं पर Q, और O से Q को मिला दिया। ये क्या हो गई? रचना। क्या हो गई? रचना। स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु, स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु Q लिया और O से Q को मिलाया या मिला दिया। अब आए उत्पत्ति। उत्पत्ति उसके पहले समझ लेते हैं। वृत्त के बाहर ही बिंदु Q क्यों लिया है? अगर हम वृत्त के अंदर बिंदु Q ले लेते तो P से Q को मिलाने जाते तो ये क्या करती? वृत्त को छेद देती। PQ रेखा जब हम बनाने जाते तो क्या करती? वृत्त को प्रतिच्छेद कर देती। जबकि जो सिद्ध करना है उसमें क्या होनी चाहिए? स्पर्श रेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पर्श रेखा होनी चाहिए। देखिए बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि ओपी ही ओपी लंब क्यों होगा इस ए बी रेखा पर? क्योंकि इस ए बी रेखा पर जितने भी बिंदु लेंगे, इस ए बी रेखा पर जितने भी बिंदु लेंगे P के अलावा, तो वो सभी कहाँ होंगे? वृत्त के बाहर होंगे। वृत्त के बाहर हो जाएंगे। वृत्त के, ये देखिए जो वृत्त होता है बिल्कुल एक ही बिंदु पर ये करता है। ऐसे P पर किया था तो ऐसे रहेगा, P पर किया था तो बाकी उसी जगह क्यों ऐसे करेगा। ठीक, बाकी ऐसे है। तो अगर इस Q को अंदर हम ले लेंगे, Q को अंदर ले लेंगे, जब Q को अंदर ले लेंगे अगर वृत्त के, तो फिर क्या हो जाएगा? P से Q को मिलाने जाओगे तो ये वृत्त एक जगह काट जाएगी कि नहीं काट जाएगी? तो हमें क्या चाहिए? स्पर्श रेखा। और फिर क्या बन जाएगी? वो छेदक रेखा। क्या बन जाएगी? छेदक रेखा। यानी इस ए बी रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उनमें केंद्र से मिलाने पर ओपी ही सबसे छोटी रेखा होगी। अगर देखिए इस रेखा ए बी में Q आप यहाँ पर ले लें तब ही वृत्त के बाहर आ जाएगा। स्पर्श रेखा वास्तविक जो होती है वो वृत्त को बिल्कुल एक बिंदु पर, जैसे ये है तो बस इसी पर स्पर्श करेगी, बाकी और कहीं पर नहीं करेगी, बिल्कुल उसी बिंदु पर करेगी। इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर करेगी तो इससे इसको मिलाएं, इसके अलावा चाहे यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ पर मिला दो, चाहे यहाँ पर मिला दो, चाहे इधर मिला दो, कहीं पर भी मिला दो, वो सभी बिंदु क्या होंगे? वृत्त के बाहर होंगे। नहीं बात समझ में आ रही है? अब भी तो बाहर होंगे तो इसका मतलब कि ओपी से बड़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। ओपी ही सबसे छोटी रेखा होगी जो वृत्त को क्या करेगी? स्पर्श करेगी।
तो ओपी सबसे छोटी रेखा होगी, तो ओपी है क्या? लंब। क्या है? यानी सबसे छोटी रेखा जो वृत्त को स्पर्श कर सकती है वो लंब होती है। क्या होती है? अतः ओपी लंब होगा ए बी पर। अतः ओपी लंब होगा ए बी पर। देखिए ए बी उत्पत्ति में आए तो ए बी रेखा पर वृत्त के बाहर एक बिंदु क्यों लिया? क्योंकि अगर Q को वृत्त के अंदर ले लेंगे तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श रेखा नहीं होगी क्योंकि वृत्त को प्रतिच्छेद कर देगी। Q को अंदर ले लेंगे तो P से Q को मिलाएंगे, P से Q को मिलाएंगे तो वृत्त को क्या कर देगी? नहीं होगी, क्योंकि वह वृत्त को क्या करेगी? प्रतिच्छेद कर देगी। अतः OQ बड़ा होगा OP से। OQ ले आओ नहीं जाने पर। अरे P है वृत्त की परिधि में और Q है वृत्त के बाहर, तो बताओ OP बड़ा होगी OQ? या यही का इसका ही सका था नाम कि OP छोटा होगा OQ से। दोनों एक ही बात है कि नहीं है? इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकला, इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकला कि ओपी ही सबसे छोटी रेखा होगी जो कि स्पर्श रेखा ए बी में स्थित है। सर जी में दो जगह रेखा रेखा कर दी। अतः इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि ओपी ही सबसे छोटी रेखा होगी जो कि स्पर्श रेखा ए बी में स्थित है। यानी पी के अलावा कोई भी बिंदु, ये भी लिख सकते हैं, यानी और समझना आज भी लिख सकते हैं, यानी पी के अलावा ए बी में कोई भी बिंदु लेंगे, कोई भी बिंदु लेंगे और उसे ओ से मिलाएंगे तो वह ओपी से बड़ा ही होगा, बड़ा ही। ओ से पी को मिलाएंगे तो रेखा बनेगी, तो बड़ी ही होगी। अभी भी नहीं समझ पाए हो? बाउंड फिर हो है। अरे इस ए बी रेखा पर पी के अलावा कोई भी बिंदु लेंगे और ओ से मिलाएंगे तो ओपी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? आए? तो इसका मतलब यह हुआ कि ओपी ही सबसे छोटी रेखा होगी, होगी ना? जब ओपी सबसे छोटी रेखा होगी तो सबसे कम दूरी जब लंब होता है तभी बनती है। जब ये लंब है तभी सबसे कम दूरी है। लंब नहीं होगा, जैसे लंब से हटेंगे तो सब दूरी कैसी होती जाएंगी? बड़ी होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी? बड़ी। अतः ओपी लंब है ए बी पर। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई। कर ले।